गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से गामा केमिस्ट्री जॉन में आपका मोस्ट वेलकम है। तो आज एक नए लेक्चर के साथ हम मिलने वाले हैं और जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था वो सॉलिड स्टेट का फर्स्ट लेक्चर था। तो आज हम लेकर आए हैं सॉलिड स्टेट का सेकंड लेक्चर। तो देखो पिछले वाले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी क्रिस्टलाइन सॉलिड की, क्रिस्टलाइन सॉलिड की, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा आपका था नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो इसकी हम बात कर चुके थे। एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। दोनों में डिफरेंस क्या था? यहां पे अवयवी कणों का जो अरेंजमेंट था वो निश्चित था, फिक्स था, रेगुलर था। यहां पे फिक्स नहीं था। ठीक है, फिर दूसरा हमने क्या देखा? यहां पे जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी फिक्स था। यहां पे मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं था, गलनांक के मान निश्चित नहीं थे। तीसरा हमने क्या देखा? ये वाला जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर थे, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, मतलब ये दीर्घप्रासी थे, और ये वाले जो थे ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर थे, मतलब लघुप्रासी थे। उसके बाद हमने क्या देखा? ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इनका जो नेचर है वो एनाइसोट्रॉपिक था, एनाइसोट्रॉपिक कहते हैं, एनाइसोट्रॉपिक, और जबकि इनका जो नेचर है वो आइसोट्रॉपिक था। ठीक है, और ये हम जानते हैं एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक क्या होता है। फिर हमने देखा कूलिंग कर्व, शीतलन वक्र। इनका जो शीतलन वक्र था वो कंटिन्यूअस था, ठीक है, सॉरी डिसकंटिन्यूअस था, असतत था, और इनका जो शीतलन वक्र था वो कंटिन्यूअस था, सतत था। फिर हमने देखा कि जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें विदलन का गुण पाया जाता है, विदलन का गुण पाया जाता है, और इसमें विदलन का गुण नहीं पाया जाता। ये सारी चर्चा हम कर चुके हैं, इनका एग्जाम्पल भी हम देख चुके हैं। ठीक है, अब देखो 12th क्लास में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है और नॉन क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग हर बार यहां से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग ढंग से देख लीजिएगा। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन देखो सिंपल सा है, जैसे ठोस कठोर क्यों होता है? ठीक है, ठोस के मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होते हैं? आंसर एक ही है, इसमें अवयवी कणों की क्लॉज पैकिंग होती है, पास पास होते हैं, तथा उनके मध्य जो अंतराणविक आकर्षण बल है वो कैसे होते हैं? स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन और यहां से बन सकता है, और वो क्वेश्चन ये है, आपको कई सारे वो एग्जाम्पल देगा और आपसे ये पूछेगा कि इसमें से क्रिस्टलीय सॉलिड और अक्रिस्टलीय सॉलिड का आप लोग विभेदन कीजिए, बंटवारा कीजिए, छांटिए, मतलब उनको क्रिस्टलीय सॉलिड और नॉन क्रिस्टलीय सॉलिड जो है, अक्रिस्टलीय जो सॉलिड है उनमें आपको छांटना है। एग्जाम्पल देगा कई सारे वो। ठीक है, तो मैं आपको लिख दे रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो देखो ये आपका क्वेश्चन है, आपको छांटना है कौन सा क्रिस्टलीय ठोस है और कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, KNO3 है, पोटेशियम नाइट्रेट है, KCl है, पोटेशियम क्लोराइड है, कॉपर है, Ag है, सिल्वर है, नेफ्थलीन है, रबर है, रेजिन है, PVC है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, कांच क्वार्ज है, देखना भी ध्यान से, कांच क्वार्ज है, बेंजोइक अम्ल है, टेफ्लॉन है और तांबा है। तो इनमें से आपको छांटना है क्रिस्टलीय कौन सा है और अक्रिस्टलीय कौन सा है। तो देखो एग्जाम्पल आपको ध्यान ही रखने पड़ेंगे, क्रिस्टलीय के एग्जाम्पल कौन से हैं और अक्रिस्टलीय के एग्जाम्पल कौन से हैं। अपन पहले पढ़ चुके हैं। KNO3 किस में आता है? अभी क्रिस्टलीय में। KCl किस में? क्रिस्टलीय में। कॉपर क्रिस्टलीय में। Ag क्रिस्टलीय में। नेफ्थलीन क्या है? क्रिस्टलीय। ठीक है, अब आपका रबर, रबर जो है ये रबर किस में आता है? अक्रिस्टलीय ठोस में। रेजिन किस में? अक्रिस्टलीय ठोस में। आपका जो PVC है ये किस में? अक्रिस्टलीय ठोस में। अब देखना ध्यान से, कांच क्वार्ज हमने पढ़ा था, जो क्वार्ज है वो किस में आता है? क्रिस्टलीय ठोस में। लेकिन हमने पढ़ा था जो द्रव क्वार्ज है वो किस में आता है? अक्रिस्टलीय ठोस में। ध्यान ये रखना, हम द्रव क्वार्ज की बात करें या कांच क्वार्ज की बात करें एक ही बात है। कांच किस में आता है? अक्रिस्टलीय ठोस में। मतलब यहां पर भी जो अवयवी कणों का जो अरेंजमेंट है वो निश्चित नहीं होता, वो डिस्टर्ब होता है, इसलिए ये भी किस में आता है? अक्रिस्टलीय ठोस में। फिर आपका बेंजोइक अम्ल है, किस में आएगा? क्रिस्टलीय ठोस में। आपका टेफ्लॉन, ठीक है, ये भी किस में आएगा? अक्रिस्टलीय ठोस में। और आपका जो तांबा है, तांबा किस में आएगा? क्रिस्टलीय ठोस में।
तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और बहुत बार पूछा जा चुका है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में आपको विभेद करना है, छांटना है। अब और क्वेश्चन कैसे बनता है, सुनना ध्यान से। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांच को अति शीतती द्रव क्यों कहा जाता है? कांच को अति शीतती द्रव क्यों कहा जाता है? सुपर कूल्ड वाटर क्यों कहा जाता है? और इसका आंसर ये है कि इसमें बहने का गुण पाया जाता है, और ये जो बहने का गुण है ये धीमा होता है, इसलिए इसको अति शीतती द्रव कहा जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के बारे में था, जहां से क्वेश्चन बनता है। अब हम बात करेंगे आगे भी, क्रिस्टलीय जो ठोस हैं इनका आगे भी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। एक बात जरूर ध्यान रखना, क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस कहा जाता है, ट्रू सॉलिड कहा जाता है। अक्रिस्टलीय ठोस को एमोर्फस सॉलिड कहा जाता है, आभासी ठोस कहा जाता है, अति शीतती द्रव कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम आगे बात करने वाले हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसे होगा, कितने टाइप से होगा। तो देखना भी ध्यान से आप लोग। जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनको, क्रिस्टलीय ठोस को अंतराण्विक आकर्षण बलों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। अंतराण्विक आकर्षण बलों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। और पहला जो टाइप है वो है आपका आणविक ठोस। पहला जो टाइप है वो कौन सा है? आणविक ठोस। फिर से ध्यान देना, क्रिस्टलीय ठोस को अंतराण्विक आकर्षण बलों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। और पहला जो प्रकार है उसका आणविक ठोस, इसको हम कहते हैं मोलिक्यूलर सॉलिड। मोलिक्यूलर सॉलिड बात करेंगे इसकी कैसे क्या होता है। दूसरा जो इसका टाइप है वो है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, ठीक है। तीसरा जो इसका टाइप है वो है सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस। और इसका एक नाम और भी है, वो है नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, नेटवर्क ठोस, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, ठीक है। और चौथा जो आपका टाइप है वो है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस, जिसे हम कहते हैं मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। तो ये 4 टाइप हैं क्रिस्टलीय ठोस के अंतराण्विक आकर्षण बलों के आधार पर। आणविक ठोस, मोलिकुलर सॉलिड, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस, कोवलेंट सॉलिड, और एक है आपका धात्विक ठोस जिसे हम कहते हैं मेटालिक सॉलिड। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आणविक ठोस की। अब देखना, एक बार ध्यान से देखना आप लोग, इनके नाम एक बार इनका थोड़ा सा हम कंपैरिजन कर लेते हैं। नाम से ही पता चल रहा है। देखो, हमें पता है ठोस क्या है। ठोस क्या है? ठोस की परिभाषा हम देख चुके, हम पढ़ चुके। ठोस क्या है? पदार्थ की, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवीकरण बिल्कुल पास पास होते हैं और उनके मध्य प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल पाए जाते हैं, उसको हम लोग कहेंगे ठोस। अब ठोस के आगे क्या जुड़ गया? आणविक। हम इस बात को जानते हैं, कैसा भी पदार्थ हो, कैसा भी ठोस हो, वो बना किससे होता है? वो अवयवी कणों से बना होता है। पहले पढ़ चुके हम ये बात। और अवयवी कण जो है वो क्या होते हैं? या तो आपका अणु होगा, या आपका परमाणु होगा, या फिर आपका आयन होगा। ये अवयवी कण होते हैं। इसका मतलब हमें ये तो पता है ठोस में अवयवी कण पास पास है, लेकिन अब हम ठोस कौन सा पढ़ रहे हैं? आणविक पढ़ रहे हैं। और आणविक ठोस का मतलब क्या है? आणविक ठोस का मतलब ये है कि इसमें जो अवयवी कण हैं वो क्या होंगे? आणविक मतलब अणु होंगे। अवयवी कण क्या होंगे? इसमें अणु होंगे। देखो, नाम से पता चल रहा है। ठोस को हम जान रहे हैं, ठोस में अवयवी कण बिल्कुल पास पास होते हैं, प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल होते हैं, लेकिन क्या जुड़ गया? आणविक। इसका मतलब अवयवी कण क्या है? अणु है, ठीक है। तो ये आणविक ठोस हो गया। एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम देख रहे हैं, अंदर की बात जानेंगे कैसे क्या है। उसके बाद आयनिक ठोस। अब ये आप खुद बता सकते हो। ठोस का मतलब जानते हैं, आयनिक का मतलब इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जो अवयवी कण है, वो क्या होंगे? आयन्स होंगे। अब देखो, नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक कोई परमाणु तो होता नहीं है, लेकिन परमाणु के बीच में बॉन्ड होता है सहसंयोजक।
मतलब ये एक ऐसा ठोस है जिसमें परमाणुओं के बीच बॉन्ड कैसा होता है, सहसंयोजक। बात करेंगे इसकी। धात्विक ठोस, और आप जानते हो मेटल के बारे में, इसमें कौन से ठोस कंसीडर करेंगे, मेटेलिक सॉलिड, मतलब अवयवी कण क्या होंगे, मेटल होंगे, धातु होंगे। तो ऐसे हम इन चारों की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आणविक ठोस की, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग आणविक ठोस को देख लीजिएगा। सबसे पहले इसका डेफिनेशन, आणविक सॉलिड का डेफिनेशन आप लोग देखिएगा। और आणविक ठोस का मतलब हम देख चुके, इसमें जो आपके अवयवी कण हैं, अवयवी कण वो क्या होंगे, अणु होंगे, मॉलिक्यूल होंगे। अवयवी कण क्या होंगे, अणु होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। अब देखो इस प्रकार का जो ठोस है, इसमें बहुत सारी आणविक इकाइयां आपस में जुड़कर और इस आणविक ठोस का निर्माण कर लेती है। अब सुनना ध्यान से, आणविक ठोस जो है इसको भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। आणविक ठोस को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है, 3 कैटेगरी में बांटा गया है। और पहला जो कैटेगरी है इसका वो है अध्रुवीय आणविक ठोस। पहला जो है वो है अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस। और इसको हम लोग कहते हैं नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। दूसरा जो इसका टाइप है वो है ध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा जो इसका टाइप है वो क्या है, ध्रुवीय आणविक ठोस। और जिसे हम कहते हैं पोलर मोलिकुलर सॉलिड। और तीसरा जो इसका टाइप है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड युक्त, हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस, हाइड्रोजन बॉन्डेड आणविक मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो देखो आणविक ठोस को भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ये आपका पहला अध्रुवीय आणविक ठोस है, ये आपका ध्रुवीय आणविक ठोस है, और ये हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस है। अब देखो इसमें भी सबसे पहले वाले की बात करते हैं। देखना ध्यान से, ठोस हमने देख लिया। ठोस क्या होता है, जिसमें अवयवी कण बिल्कुल पास पास होते हैं, परबल अंतराणविक आकर्षण बल पाए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं आणविक ठोस की, मतलब अवयवी कण क्या है, अणु हैं। उसमें भी 3 कैटेगरी। किसकी बात कर रहे हैं अपन, अध्रुवीय आणविक ठोस। आणविक ठोस तो हम जान चुके, अब हम किसको जानेंगे, अध्रुवीय को। अब हम किसको जानेंगे, ध्रुवीय को। अब हम किसको जानेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड को। आणविक ठोस तो हम जान चुके, तो इनकी बात करेंगे अपन। अध्रुवीय क्या होता है, ध्रुवीय क्या होता है, और हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस क्या होता है। तो देखना ध्यान से, सबसे पहले हम बात करते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस की। तो इसको समझना भी ध्यान से, अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है। देखो जैसे मान लो आपका मॉलिक्यूल है H2, आपका मॉलिक्यूल है N2, आपका मॉलिक्यूल है O2, आपका मॉलिक्यूल है I2, आपका मॉलिक्यूल है CH4, आपका मॉलिक्यूल है C2, आपका मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल नहीं है, एटम है आर्गन। आर्गन, इसकी कहानी भी समझेंगे, ठीक है। अब देखो भी ध्यान से, हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो देखो हाइड्रोजन H2 अणु की हम बात कर रहे हैं। बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। और हमें ये पता है कि यहाँ पे ये बॉन्ड कौन सा है, कोवलेंट, सहसंयोजक। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने दिया, एक इसने दिया, ठीक है। एक इसने दिया, एक इसने दिया, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ शेयरिंग है, और ये क्या बन गया, आपका बॉन्ड बन गया, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। सेम कहानी इसमें होगी। 2 नाइट्रोजन है, एक बॉन्ड बनाएंगे, 2 बनाएंगे, 3 बनाएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन है, एक बॉन्ड बनाएंगे, 2 बनाएंगे, सेम है, शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन की। आयोडीन है, सेम है, शेयरिंग करेंगे। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे ये जो बंद के इलेक्ट्रॉन है ये बिल्कुल बीच में रहेंगे, मिड में रहेंगे। और ये मिड में क्यों रहेंगे, चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, हम इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। मान लो आपके पास है HCl, यहाँ पे भी कोवलेंट बॉन्ड ही बन रहा है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन किसने दिया, हाइड्रोजन ने, एक इलेक्ट्रॉन किसने दिया, क्लोरीन ने। अब देखना ध्यान से,
दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां पे जो एटम है ये सेम है और यहां पे जो एटम है ये सेम नहीं है। मतलब यहां पे सेम एटम होने के कारण उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगी, समान रहेगी, और यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान नहीं है। और हम ये जानते हैं कि जो क्लोरीन है इसकी विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से क्या होती है, ज्यादा होती है। और विद्युत ऋणता क्या होती है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कैपेसिटी, पावर, क्षमता, वो क्या कहलाती है, विद्युत ऋणता। तो बताओ ये जो क्लोरीन है ये बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और ये अपनी ओर खींचेगा तो चार्ज कौन सा आएगा यहाँ पे, डेल माइनस, और यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा, डेल प्लस। आंशिक ऋणावेश, आंशिक धनावेश, ध्यान रखना माइनस प्लस चार्ज नहीं आएगा, माइनस कंप्लीट माइनस प्लस चार्ज नहीं आएगा। वो कब आता, जब बॉन्ड टूट जाता। अब तो ये केवल हल्का सा अपनी ओर खींच रहा है, हल्का सा अपनी ओर खींच रहा है, इसलिए पार्शियली माइनस और पार्शियली प्लस, मतलब आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश चार्ज आएगा। अब देखना यहाँ पे 2 पोल क्रिएट हो गए, 2 ध्रुव बन गए, एक प्लस का और एक माइनस का, ठीक है। और ऐसे अणु को हम कहते हैं ध्रुवीय, 2 ध्रुव बन गए, एक प्लस का और एक माइनस का, तो ऐसे अणु को हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय अणु कहते हैं, ठीक है। और ये आपका हो गया ध्रुवीय अणु जो दूसरा टाइप का था। लेकिन यहाँ पे दोनों जब सेम एटम है तो बताओ बंद के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे या बिल्कुल मिड में रहेंगे, बिल्कुल मिड में रहेंगे, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉन एटम ही सेम है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो ये बिल्कुल मिड में रहेंगे। ना कोई यहाँ डेल प्लस आएगा ना कोई डेल माइनस आएगा, मतलब कोई पोल यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा, कोई ध्रुव यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। और अगर ध्रुव यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा इसका मतलब ये अणु कैसा है, अध्रुवीय अणु है, ठीक है। तो आपको अध्रुवीय और ध्रुवीय में बिल्कुल डिफरेंस पता होना चाहिए कि ध्रुवीय कौन है और अध्रुवीय कौन है। ध्रुवीय मतलब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा, जब कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए, तो इस प्रकार से ये आपका ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु हो गया। ये अध्रुवीय अणु है, नॉन पोलर है, क्योंकि यहाँ पे कोई ध्रुव नहीं बन रहा है, कोई प्लस माइनस नहीं बन रहा है, जबकि ये कैसा है, ध्रुवीय है, ठीक है। इसका मतलब ये है जब होमो डायोएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, मतलब जब 2 समान परमाणु होंगे। अब जरूरी थोड़ी ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो, कुछ भी हो सकता है, दोनों नाइट्रोजन भी हो सकते हैं, दोनों ऑक्सीजन भी हो सकते हैं, दोनों आयोडीन भी हो सकते हैं, मतलब दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। इनकी भी बात करेंगे अपन, ठीक है। मतलब दोनों सेम अगर हैं तो वो जो अणु है वो कैसा होगा, अध्रुवीय अणु होगा। और अध्रुवीय क्यों होगा ये हमने देख लिया, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो विद्युत ऋणता है वो क्या है, सेम है, जबकि यहां पे विद्युत ऋणता सेम नहीं है। क्लियर है। अब हम CH4 की बात करेंगे, तो देखना ध्यान से, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है जो CH4 है इसमें sp3 संकरण होता है, और आपने 11वीं क्लास में द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ा है, और आपने ये पढ़ा है इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण म्यू है वो क्या होता है, 0। इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या है, म्यू, वो क्या होता है, 0। और ध्यान ये रखना, कोई भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कोई भी चतुष्फलकीय संकुल है, कोई भी चतुष्फलकीय यौगिक है, अगर उसमें ये सारे एटम सेम है, सारे परमाणु सेम हैं, तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। और अगर किसी अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 है तो वो अणु भी अध्रुवीय ही माना जाता है। जैसे मान लो आपका CO2 है, जैसे आपका CO2 है और ये CO2, ये इसकी संरचना है, ठीक है। इसका भी द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या होता है, 0 होता है। इसका भी जो द्विध्रुव आघूर्ण है CO2 का वो क्या होता है, 0 होता है। और ये 0 क्यों होता है, एक ऑक्सीजन, इसकी डायरेक्शन ये होगा द्विध्रुव आघूर्ण का, इसका डायरेक्शन ये होगा, और दोनों 180 डिग्री से हैं, एक इधर खींचेगा एक इधर खींचेगा, दोनों समान एटम है, समान रूप से खींचेंगे, तो द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 11वीं क्लास में पढ़ चुके आप ये बात, ठीक है। तो इसका भी द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, इसलिए ये भी किस कैटेगरी में आएगा, ये भी किस कैटेगरी में आएगा, अध्रुवीय अणु की कैटेगरी में आएगा। अब ध्यान ये रखना, आर्गन आर्गन, और ये तो एक परमाणु है, जबकि हम तो बात किसकी कर रहे हैं, आणविक ठोस की। ध्यान रखना यहां पे अभिविकर्ण परमाणु है, अणु नहीं है। मतलब ये डेफिनेशन में क्या कह रहे थे अपन कि अभिविकर्ण क्या है, अणु है, लेकिन यहां पे क्या लिख दिया आपने, परमाणु है। ये परमाणु ही अणु की तरह बिहेव करता है, क्योंकि हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें सारे के सारे जो एटम्स हैं
वो फ्री फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। जो मॉलिक्यूल है वो फ्री फॉर्म में पाया जाता है, छोड़कर किनको? उत्कृष्ट गैसों को, अक्रिय गैसों को, नोबल गैसों को। नोबल गैस ऐसी हैं जो स्टेबल होती हैं, जो एटम के फॉर्म में पाई जाती हैं। बाकी सारे जो आपके एटम्स हैं वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये एटम होते हुए भी कौन सा सॉलिड माना जाएगा? ये आणविक ठोस माना जाएगा। तो ये आपका हो गया अध्रुवीय आणविक ठोस। मतलब आपने अध्रुवीय आणविक ठोस में क्या देखा? जो एटम है आपके सेम होंगे, डायटोमिक मॉलिक्यूल, या फिर द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो ऐसे अणुओं से जब ठोस बनता है उसे हम क्या कहते हैं? अध्रुवीय आणविक ठोस। क्लियर है? अब हम बात करने वाले हैं ध्रुवीय आणविक ठोस की। एक बात आप लोग ध्यान रखना, जो अध्रुवीय आणविक ठोस है, इस अध्रुवीय आणविक ठोस में जो आकर्षण बल है वो बहुत ही कमजोर होते हैं। दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल पाए जाते हैं, दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल पाए जाते हैं। और वांडरवाल आकर्षण बल आप पढ़ चुके हैं, दुनिया के सबसे कमजोर आकर्षण बल है वांडरवाल आकर्षण बल 11वीं क्लास में। तो ये बहुत ही कमजोर आकर्षण बल है। और ध्यान ये रखना, जब आकर्षण बल कमजोर है तो कण जो है वो कहाँ रहेंगे? दूर दूर रहेंगे। और कण दूर दूर रहेंगे तो सॉलिड जो है वो सॉलिड अवस्था में नहीं रहेगा। सामान्यतया ये या तो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं या फिर गैस अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर पे। जब टेम्परेचर को हम डाउन करेंगे तो ये ठोस अवस्था में आते हैं। लेकिन इनमें भी एक जो है ये आयोडीन जो है ये कमरे के ताप पर भी ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखना। इनके जो गलनांक के मान है, जो क्वथनांक के मान है, वो भी क्या होते हैं? कम होते हैं। और कम क्यों होते हैं? अध्रुवीय आणविक जो ठोस है इनके गलनांक क्वथनांक के मान कम क्यों होते हैं? क्योंकि जो आकर्षण बल क्या है वो कमजोर है। और आकर्षण बल कमजोर है तो हीट देंगे, थोड़ा सा हीट देते ही वो दूर चले जाएंगे, तो गलनांक क्वथनांक आकर्षण कम जो है कमजोर है, आसानी से टूट जाएगा। इसलिए गलनांक और क्वथनांक के मान क्या होते हैं? इनके कम होते हैं। तो ये आपका हो गया अध्रुवीय आणविक ठोस। तो अब हम बात करेंगे ध्रुवीय आणविक ठोस की। अध्रुवीय की हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे ध्रुवीय आणविक ठोस की। और हम पहले ही समझ चुके कि ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है। मतलब इसमें जो आपके अवयवी कण है वो कैसे होंगे? ध्रुवीय होंगे, पोलर होंगे। ध्रुवीय आपके अवयवी कण होंगे। और ध्रुवीय का एग्जाम्पल भी हमने देखा था, आपका HCl था, अभी अपन ने देखा था HCl जो आपका एग्जाम्पल था। और आपका SO2 है, आपका CHCl3 है, क्लोरोफॉर्म है। ये सारे के सारे अणु कैसे हैं? ध्रुवीय है। ठीक है, तो जब अवयवी कण ध्रुवीय होंगे, ध्रुवीय अवयवी कण होंगे, तो वो ठोस कौन सा कहलाएगा? ध्रुवीय आणविक ठोस। अब देखना ध्यान से, वांडरवाल आकर्षण बल थे वहां पे अध्रुवीय आणविक ठोस में, कमजोर थे, इसलिए गलनांक क्वथनांक के मान क्या थे? कम थे। ठीक है, और एक बात और, अध्रुवीय आणविक ठोस जो है वो विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। और वो जल में विलयशील भी नहीं होते, वो जल में विलयशील भी नहीं होते। जल में विलयशील क्यों नहीं होते? क्योंकि जल विलायक जो है वो कैसा है? जल जो विलायक है आपका वो आयनिक कंपाउंड के लिए है, या मतलब ऐसे कंपाउंड जिनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज हो, जबकि वो तो उनके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं था। अब ये जो ध्रुवीय में हम पढ़ेंगे तो इनके ऊपर पार्शियली चार्ज है, प्लस का और माइनस का। इसका मतलब आकर्षण तो यहां पे भी है, आकर्षण तो यहां पे भी है। जैसे आपका ये HCl है, HCl है, यहां पे डायल प्लस, यहां पे डायल माइनस, वो भी वांडरवाल आकर्षण बल है। सेम HCl डायल प्लस डायल माइनस, सेम वांडरवाल आकर्षण बल है। वहां पे अध्रुवीय में भी था, लेकिन यहां पे प्लस माइनस चार्ज होने के कारण यहां पे उनकी तुलना में, किनकी? अध्रुवीय आणविक ठोस की तुलना में यहां पे जो वांडरवाल आकर्षण बल है वो क्या है? ज्यादा है। और वांडरवाल आकर्षण बल ये ज्यादा है, इसका मतलब इनके गलनांक व क्वथनांक के मान अध्रुवीय आणविक ठोस की तुलना में क्या होंगे? ज्यादा होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आकर्षण बल है ये वांडरवाल ही है, लेकिन कौन सा है ये? द्विध्रुव। द्विध्रुव देखो, दो ध्रुव बन रहे हैं, डेल प्लस डेल माइनस, डेल प्लस डेल माइनस, तो क्या कहेंगे इसको? डाइपोल। द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण बल, द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण बल, जो कि वांडरवाल का एक टाइप है, एक प्रकार है, द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण बल। जबकि अध्रुवीय में जो आकर्षण था
वो आपका कौन सा था, प्रकीर्णन वंडरवाल आकर्षण बल, प्रकीर्णन कह दें, लंदन बल कह दें, ठीक है, जो कि बहुत 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 कमजोर होता है क्योंकि वहां पे चार्ज ये नहीं था, ठीक है, और वो जल में विलयशील नहीं थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चार्ज आ गया तो ये जल में विलयशील भी हो जाते हैं। और विद्युत के कुचालक वो भी थे, विद्युत के कुचालक ये भी होंगे, ठीक है। तो ये आपकी बात हो गई अध्रुवीय आणविक ठोस की और ध्रुवीय आणविक ठोस की। और ये आपके एग्जाम्पल हो गए HCl है, SO2 है और CHCl3 है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस की।